नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट की है शॉर्ट वीडियो के नाम से 30 मिनट 30 प्रश्न। यहाँ पर क्या खास होने वाला है आज की वीडियो में? आज आपको बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण से टोटल 30 प्रश्न मिलने वाले हैं 30 मिनट में, है ना। लगभग इतना ही समय लगेगा। थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ क्यों भैया शॉर्ट वीडियो इस सीरीज का नाम रखा, क्योंकि आपने देखा होगा बाल विकास हो, पर्यावरण हो, इसका यदि आप सिलेबस देखेंगे तो जो पहला टॉपिक दिया हुआ है उसको मैंने कई भागों में कई टुकड़ों में बांट दिया है और छोटे छोटे वीडियो आपको दे रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और हमें भी समझाने में थोड़ा सा आसानी हो। एक ही टॉपिक के 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदा होने वाला है, तो इस सीरीज का मजा लीजिए क्योंकि तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो हम यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में आपको अर्थ, परिभाषा और विशेषता से संबंधित 30 प्रश्न मिले थे और दूसरे वीडियो में वृद्धि और विकास से 30 प्रश्न देखने को मिले थे। यदि उन दोनों वीडियो को नहीं देखा देख लीजिएगा, एक मैंने प्लेलिस्ट ही अलग बना दी है, उस प्लेलिस्ट में आपको दोनों वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ये शॉर्ट वीडियो थर्ड है, इसमें वंशानुक्रम एवं वातावरण से टोटल 30 प्रश्न मिलेंगे 30 मिनट में। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और सभी बच्चों को यदि ये सीरीज अच्छी लग रही है तो शेयर सभी को करना है जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, ये जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि हाँ भैया आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, तो आगे भी हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बाल विकास की भी हमने इसी प्रकार से सीरीज स्टार्ट कर दी है, वो वीडियो नहीं देखा है देख लीजिएगा। हमने वहां पर पर्यावरण अध्ययन में आपका परिवार एवं समाज के टोटल 60 प्रश्न दिए हैं, तो उस वीडियो को भी नहीं देखा देख लीजिएगा, है ना। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि बाल विकास के संदर्भ में वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव को दर्शाने वाला जो मनोवैज्ञानिक है R.S. वुडवर्थ, उसका जो सर्वमान्य सूत्र है वो कौन सा है। यहाँ पर देखिए सर्वमान्य सूत्र पूछा गया है वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव को दर्शाने वाला। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दे रखा। पहला विकल्प डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, यानी कि डेवलपमेंट मीन्स विकास होता है, हेरिडिटी मीन्स आपका वंशानुक्रम हो जाएगा और इन्वायरमेंट मतलब वातावरण हो जाएगा। यहाँ पर जो विकास है मानव विकास वो कैसा होता है, क्या ये वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल है क्या? यहाँ पर योगफल यानी कि प्लस मतलब योगफल। यहाँ पर आप 4 विकल्प देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सिंबल का यहाँ पर अंतर है। यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर इनटू दिया हुआ है और यहाँ पर डिवाइड दिया हुआ है। कैसा है भैया जो वंशानुक्रम और वातावरण है ये मानव विकास का कैसा है? तो याद रखिएगा ये हमेशा गुणात्मक होगा। कैसा होगा? गुणात्मक होगा। यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प है ये आपका सही होगा। कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूं। कभी भी जो आपका वातावरण है और जो वंशानुक्रम है वो योगफल कभी नहीं होगा। फल लिखा हुआ ना, योगफल, ये कभी नहीं हुआ। क्या होगा? ये गुणात्मक होगा। यहाँ पर मैं आपको यदि एक उदाहरण देकर समझाऊं, एक बच्चा है जो काफी प्रतिभाशाली है। कैसा है बच्चा? काफी प्रतिभाशाली, यानी कि उनका वंशानुक्रम कैसा है? प्रतिभाशाली बच्चा है, आईक्यू लेवल उसका बहुत अच्छा है, इसलिए वो प्रतिभाशाली बच्चा है। लेकिन उसका जो वातावरण है वो अच्छा नहीं मिला उसको, यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चा है वो एक अच्छी पोस्ट पा सकता था पढ़कर, या फिर कह सकते हैं कि वो शिक्षक बन सकता था, लेकिन उसको वहां का वातावरण नहीं ऐसा मिला कि वो शिक्षक बन जाए। यदि वातावरण उसको मिल जाता तो वो शिक्षक बन जाता, वातावरण अच्छा नहीं मिला तो शिक्षक नहीं बन पाया, भले ही वो प्रतिभाशाली बच्चा है। तो यही वुडवर्थ का कहना है कि यदि दोनों में से एक नहीं है, चाहे वातावरण ले लीजिए या फिर वंशानुक्रम, तो उसका विकास कैसा है भैया? 0 होगा। याद रखिएगा, चाहे बच्चा वंशानुक्रम में कमी हो या फिर वातावरण में कमी हो, तो उसका जो विकास होगा या मानव विकास होगा वो कैसा होगा? हमेशा 0 होगा। इसलिए इसे क्या कहा गया है? गुणात्मक कहा गया है। तो याद रखिएगा डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। दूसरा प्रश्न, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। यह जो प्रसिद्ध परिभाषा है ये किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई? वुडवर्थ, बी.एन. झा, जेम्स ड्रेवर या फिर पीटरसन। यहाँ पर परिभाषा में कहा क्या गया है कि जो वंशानुक्रम है ये क्या है? व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे की आंखों का रंग होता है, उसके बालों की बनावट होती है, उसकी स्वाभाविक शारीरिक लंबाई होती है, इन सभी जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग क्या है? वंशानुक्रम बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया है? तो ये बी.एन. झा के द्वारा बताया गया है ना। किसके द्वारा? बी.एन. झा के द्वारा। इनका कहना है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग होता है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि बाल मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति शब्द का सटीक अर्थ क्या है? यहाँ पर देखिए 2 शब्द दिए हुए, एक तो प्रकृति दिया हुआ है, एक पोषण दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्रकृति शब्द का सटीक अर्थ पूछा गया है। बालक के आसपास का भौतिक और प्राकृतिक पर्यावरण, बालक को मिलने वाला
पारिवारिक लालन पोषण या फिर बालक के जैविक गुण या वंशानुक्रम या फिर समाज द्वारा बनाए गए नैतिक नियम। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ प्रकृति के बारे में पूछा गया है, तो प्रकृति कैसी होगी बच्चे की भैया, बालक के जैविक गुण या फिर वंशानुक्रम। जैसे कि एक उदाहरण देकर मैं समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि कोई बालक जन्म से ही गणित में असाधारण रूप से कुशाग्र यानी कि बहुत अच्छा उसे आता है, तो इसे क्या कहेंगे भाई, उसकी प्रकृति है, उसका वंशानुक्रम है, क्योंकि वो जन्म से ऐसा है, वो गणित को अच्छे तरीके से समझ गया है। यदि उसे एक बेहतर स्कूल में पढ़ाकर वैज्ञानिक बनाया जाता है, यदि उसी व्यक्ति को या फिर किसी और व्यक्ति के बारे में भी आप देख सकते हैं, यदि एक व्यक्ति ऐसा है या फिर एक बालक ऐसा है, बालक के बारे में हम बात कर लेते हैं, एक बालक ऐसा है कि वो जन्म से ही गणित में कैसा है, बहुत अच्छा है पढ़ने में, और एक जो दूसरा बालक है, दूसरे बालक की हम बात कर लेते हैं, इसे अच्छे स्कूल में डालकर एक वैज्ञानिक बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है भैया, वैज्ञानिक बना दिया जाता है। तो इसे क्या कहेंगे, उसका पोषण, उसका वातावरण, क्योंकि ये वातावरण से वैज्ञानिक बना है और ये जन्मजात गणित में कुशाग्र है, अच्छा है, तो इसे कहेंगे आप प्रकृति और इसे करेंगे पोषण यानी कि वातावरण, है ना। तो प्रकृति क्या है, ये इसकी प्रकृति है और ये इसका पोषण है, ये इसका वातावरण है। तो यहाँ पर सिर्फ प्रकृति के बारे में पूछा गया, तो प्रकृति क्या है बालक की, बालक के जैविक गुण या फिर वंशानुक्रम की, है ना। तीसरा वाला प्रश्न आपका सही होगा, जन्म से ही जो साथ में रहती है उसे प्रकृति कहा जाता है। ठीक, ये सादा सिंपल सा इसका अर्थ समझ लीजिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वातावरण वहां बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये यूपीटेट एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है, यानी कि परिभाषा है। तो ये जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई भैया, जिसबर्ड के, एना स्टासी के, रोज के या फिर थोर्नडाइक के। यहाँ पर लिखा क्या गया है पहले उसके बारे में देख लेते हैं। वातावरण वहां बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती भैया, ये जन्म से लेकर जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती जब तक प्रभावित करेगी वातावरण। कैसे करेगी, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, उसके बाद हम इसका आंसर जानेंगे। कि एक बच्चा है, क्या है भैया, एक बच्चा है जो पहले शांत वातावरण में रहता था। कैसे वातावरण में, शांत वातावरण, यानी कि वहां का वातावरण कैसा था, शांत। लेकिन कुछ समय बाद यही बच्चा, ये जो बच्चा है ये कहां चला जाता है, जहां पर शोरगुल ज्यादा हो, शोरगुल हो, झगड़े जहां पर होते हो, उस वातावरण में ये चला जाता है। अब जो बच्चा पहले शांत हुआ करता था, शांत वातावरण में रहता था, वही बच्चा शोरगुल या फिर झगड़े वाले वातावरण में चला जाता है, तो यहां पर बच्चा कैसा हो जाएगा भैया, चिड़चिड़ापन उसमें आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, चिड़चिड़ापन उसमें देखने को आपको मिलेगा। क्यों, क्योंकि बच्चे का वातावरण चेंज हो गया है। पहले वो शांत वातावरण था इसलिए बच्चा शांत था, उसके बाद में वही बच्चा शोरगुल या फिर झगड़े वाले वातावरण में चला गया, तो उसका भी व्यवहार यहाँ पर परिवर्तन होगा, उसका भी वातावरण चेंज हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा भैया, चिड़चिड़ाहट करने लगेगा, चिड़चिड़ापन उसमें आ जाएगा। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका वातावरण नहीं छोड़ेगा, ये आपके साथ ही चलेगा, प्रभावित करता है आपके व्यवहार को, आपके वातावरण को, है ना। आपके पूरे जीवन को। तो यहां पर हम आंसर को देख लेते हैं, क्या है भैया सही आंसर इसका। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, ये जो परिभाषा दी गई है ये रास के द्वारा दी गई परिभाषा है कि वातावरण वहां बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है जिन्होंने यह सिद्ध किया है कि प्रतिभा जन्मजात होती है। किसके द्वारा कहा गया भैया, ये डार्विन के, गाल्टन के, लोक के या फिर मेंडल के। अच्छा प्रश्न है, ये कहा गया है भैया फ्रांसिस गाल्टन के। क्या कहा है भैया, ये पहले सुजनन शास्त्र के पिता है ना। कौन है, फ्रांसिस गाल्टन। इनका क्या मानना था कि यदि दो उच्च बुद्धि लब्धि वाले व्यक्तियों का यदि विवाह होता है तो उनकी संतान आनुवंशिकी रूप से कैसी होगी, अत्यधिक मेधावी होगी। ये किसका कहना है, फ्रांसिस गाल्टन का कहना है। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस जो 1869 में प्रकाशित हुई थी, ये लेखक कौन है। यहाँ पर देखिए लेखक पूछा गया है, कौन सी पुस्तक के, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है, स्किनर, गाल्टन, जेम्स या फिर पियाजे। लगभग 24 से 25 पुस्तक का वीडियो हमने एक बनाया है, जिसमें सारी पुस्तक आपको क्लियर एक ट्रिप के माध्यम से समझाई। यदि वो वीडियो नहीं देखा देख लीजिएगा, 10 से 20 वीडियो में देखेंगे यानी शुरू में ही, तो आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इस पुस्तक के बारे में हम देख रहे थे भाई, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो इस पुस्तक को लिखा गया है आपका फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक भैया, फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा लिखी गई अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक, आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न है आपका कि एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की कुल संख्या और जोड़े कितने होते हैं। ये पहले भी जो वीडियो था उसमें बताया था मैंने आपको, जोड़े पूछे तो कितना होगा और गुणसूत्र टोटल पूछे तो कितना होगा, दोनों के बारे में बताया था। गुणसूत्र कितने बताए थे भैया मैंने आपको, 46। तो जोड़े कितने हैं, इसका आधा कर दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए, कितना होगा, 23 होगा। यानी कि 46 गुणसूत्र और 23 जोड़े। पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। जब माता के 23 गुणसूत्र और पिता के 23 गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तब जाकर संतान में पूर्ण 46 गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़े का निर्माण होता है। ठीक, तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। बालकों में मंगोली जड़ता जिसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है, ये नामक जो अनुवांशिकी विकार है, ये मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण बताना है, क्यों होता है। तो सरल भाषा में पहले समझा देता हूं भैया डाउन सिंड्रोम क्यों होता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। जोड़े कितने होते हैं, 23 जोड़े आपको बताया था। 23 जोड़ों में जो 21वां जोड़ा होता है, कौन सा भैया, 21वां जोड़ा, इसमें एक होता है माता का और एक होता है पिता का गुणसूत्र, है ना। एक माता का और एक पिता का, कितना होना चाहिए, टोटल 2 होना चाहिए। लेकिन 2 ना होकर कितना हो जाता है, 3 गुणसूत्र हो जाता है, यानी कि एक अतिरिक्त आ जाता है इसमें गुणसूत्र। यानी कि 46 की जगह कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। 21वें गुणसूत्र में 2 गुणसूत्र ना होकर ये कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। तो इसे ऐसे में क्या हो जाता है, बच्चे में या फिर बालक में डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता, है ना। 21वें गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, त्रिसूत्रता। 2 सूत्रता होनी चाहिए लेकिन 2 ना होकर क्या हो जाएगी, 3 सूत्रता, यानी कि एक गुणसूत्र अधिक हो जाएगा 21वें गुणसूत्र की। तो ऐसे में बच्चे को क्या हो जाएगा भैया, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित पुरुष का गुणसूत्र विन्यास क्या होता है। अब यहाँ पर क्यों होता है यही पूछा गया है। तो मैं पहले बता दूं कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ये जो विकार होता है या फिर जो प्रभावित होता है, इसमें पुरुष होता है ग्रसित। कौन होता है, पुरुष ग्रसित होता है और ये गुणसूत्री विकार होता है। 2 चीज आप समझ गए। अब क्यों होता है इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 और जोड़े कितने होते, 23। तो यहाँ पर जोड़े से काम नहीं है, गुणसूत्र की संख्या से काम है। तो जब टोटल 44 जोड़े कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में एक्स और वाई मिलकर क्या हो जाता है, 44, 43 और 46। ये मैं पुरुष के बारे में बता रहा हूं, है ना। पुरुष के जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स वाई होते हैं और महिला के गुणसूत्र कैसे होते हैं, दोनों एक्स होते हैं, है ना। तो 44 के बाद में 45 और ये 46, इस प्रकार से गुणसूत्र होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर जो गुणसूत्र की संख्या है, 45 गुणसूत्र के बाद में 2 गुणसूत्र की जगह कितने गुणसूत्र हो जाएंगे भैया, 3। यानी कि इसमें एक एक से क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो टोटल पहले कितने थे, 46 और फिर कितने हो गए, 47 हो गए। वो 21वें गुणसूत्र की बात थी, है ना। तो जोड़े के बारे में बात थी, ये गुणसूत्र के बारे में। 44वें के बाद में एक गुणसूत्र क्या हो जाएगा भैया आपका, ज्यादा हो जाएगा, है ना। उसे क्या कहा जाता है, ऐसा हो जाता है तो उसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। और ये किसमें होता है, पुरुषों में पाया जाता है, कि पुरुष इससे ग्रसित होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या सही आंसर हो जाएगा, 44 ऑटोसोम्स एक्स वाई के बीच में कौन सा गुणसूत्र एक अधिक हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो इसे क्या कहा जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों के कितने विपर्यासी लक्षणों के जोड़ों का चयन किया गया था। यहाँ पर जोड़ों के बारे में पूछा गया है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आनुवंशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। अब इनके द्वारा कितने जोड़ों का चयन किया गया था, 3, 5, 7 या फिर 14। तो याद रखेगा 7 जोड़ों का चयन किया गया था। कितने, 7 जोड़े, जिसमें 3 प्रमुख जोड़े थे, जिसमें आपके तने की ऊंचाई, फूल का रंग और बीजों का आकार, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 7 जोड़े हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मेंडल के प्रयोगों के अनुसार जब मटर के एक लंबे पौधे का संचक्रण यानी कि क्रॉस किया जाता है, एक बोने पौधे से कराया जाता है, तो F1 की जो पीढ़ी है यानी कि प्रथम पीढ़ी है, वो सभी कैसी होंगी भैया, लंबी होती है। उसकी विशेषता क्या है, प्रथम पीढ़ी की, क्यों सभी लंबे होते हैं। तो यह किस नियम को सिद्ध करता है, नियम क्या है भैया, क्यों सिद्ध करता है, किस नियम के अंतर्गत सिद्ध करता है, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपयूहन का नियम, प्रभाविता का नियम या फिर समानता का नियम। तो यहाँ पर प्रथम पीढ़ी में क्या है भैया, पौधा लंबा है, यानी कि ये उसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि उसको प्रभावित कर रहा है, तो ये प्रभाविता का नियम हो जाएगा। तो तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, है ना। चलिए
मनुष्य में लिंग निर्धारण के संदर्भ में कौन सा कथन पूर्णतः सत्य। यहाँ पर देखिए सत्य कथन का चयन आपको करना है कि माता का एक्स गुणसूत्र बच्चे का लिंग तय करता है कि बच्चा लड़का है या फिर लड़की, या फिर पिता का वाई गुणसूत्र बालक यानी कि नर के जन्म के लिए उत्तरदायी होता है। पोषण और वातावरण से लिंग बदला जा सकता है, या फिर लिंग का निर्धारण 22वें गुणसूत्र के जोड़े द्वारा होता है। जहां तक मुझे पता है सभी को यह जानकारी होगी कि भाई यदि गर्भाधान के समय पिता के शुक्राणु के माध्यम से एक्स गुणसूत्र जाता है माता में तो क्या पैदा होती है, लड़की पैदा होती है। यदि वाई गुणसूत्र जाता है तो क्या होता है भैया, लड़का पैदा होता है। ये मुझे लगता है सभी को इसकी जानकारी होगी। तो यहाँ पर देखिए वाई गुणसूत्र जाता है तो क्या होता है, लड़का। तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, पिता का वाई गुणसूत्र बालक यानी कि नर के जन्म के लिए उत्तरदायी है। तो बिल्कुल भैया यदि गर्भाधान के समय पिता के शुक्राणु के माध्यम से यदि वाई गुणसूत्र जाता है तो लड़का पैदा होगा, और एक से जाता है तो लड़की पैदा होगी। ये सभी को पता होगा जानकारी। तो सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर बी वाला होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। वातावरण वहां प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जिन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। वातावरण की यह जो व्यापक परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई, यहाँ पर सीधा सीधा बताया गया है कि भाई जिन्स के अतिरिक्त कुछ भी हो वो सभी वातावरण है। जो हवा भी हो सकती है, घर, स्कूल, समाज, सारी की सारी चीजें क्या है, वातावरण है। सिर्फ जिन्स को छोड़कर, है ना, जिन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु क्या है, वातावरण है। ये किसके द्वारा कहा गया भैया, वुडवर्थ, मैकडॉगल, एना स्टासी या फिर बी एनजा। तो ये कहा गया भैया एना स्टासी के द्वारा। इसके द्वारा कहा गया है, एना स्टासी के द्वारा कहा गया है कि वातावरण वहां प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जिन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर कथन और कारण दिया हुआ, जैसा कि मैंने हर बार आपको बताया है कि जो वर्तमान में जो टेट एग्जाम हो रही है उसमें कथन और कारण से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और इसको मैंने आसान भाषा में आपको पहले बताया भी है। उन वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं समझाऊंगा तो ज्यादा समय खराब होगा आपका। उन वीडियो को देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा देख लीजिएगा। कथन और कारण क्या कह रहा, पहले ये देख लेते हैं कि हीमोफीलिया और वर्णदता पूर्णतः वातावरणीय विकार है क्या यह सही है क्या, क्यों है भैया, ये कारण में आपको बताना, क्योंकि ये विकार दूषित जल और कुपोषण के कारण उत्पन्न होते हैं क्या, ऐसा है क्या। तो कथन और कारण क्या सही है क्या, ये हमें देखना है। तो हम फिर से देख लेते, कथन क्या कहता है कि हीमोफीलिया और वर्णदता पूर्णतः वातावरणीय कारक है। तो ये वातावरणीय कारक नहीं है। कौन से कारक नहीं है, वातावरणीय कारक नहीं है। ये है भैया आपका अनुवंशिकी कारक। क्या है, अनुवंशिकी कारक है, ना कि वातावरणीय कारक। और ना ही ये विकास ना ही ये जो विकार है दूषित जल से होता है, ना ही कुपोषण के कारण होता है ना। तो आपका कथन और कारण दोनों ही क्या है, गलत है। कहां पर लिखा हुआ भैया, ए और आर दोनों गलत है, यानी कि बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मुख्य रूप से वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होता है और वातावरण में सबसे कम प्रभावित होता है। बच्चे के सामाजिक कौशल, आंखों का रंग, शैक्षिक उपलब्धि या फिर भाषा का विकास। तो यहाँ पर हम वातावरण की बात करें तो बच्चे के सामाजिक विकास, शैक्षिक उपलब्धि और भाषा का विकास, ये सभी वातावरण के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन वंशानुक्रम किसमें भैया, आंखों का रंग। ये आंखों का रंग किसमें होता है, वंशानुक्रम में ना, माता पिता पर ही बच्चा जाता, कहते हैं ना, ये बच्चा माता पिता पर गया, इसकी आंखें माता की तरह है या फिर पिता की तरह है, तो वो एक वंशानुक्रम है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि वंशानुक्रम का वह नियम कौन सा है जो यह बताता है कि अत्यधिक प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें अक्सर औसत दर्जे की या कम प्रतिभाशाली होती है, और मंदबुद्धि माता पिता की संतानें भी औसत की ओर लौट आती है। तो यहाँ पर बताया गया, चाहे वो प्रतिभाशाली माता पिता हो या फिर मंदबुद्धि माता पिता हो, उनकी संतानें किसके बराबर बताई गई है भैया, औसत के बराबर बताई, कम प्रतिभाशाली के बराबर बताई गई है। तो ये यहाँ पर नियम पूछा गया है कि वो कौन सा नियम है, समानता का नियम है, विभिन्नता का नियम है, प्रत्यागमन का नियम है या फिर मेंडल का नियम है। तो यहाँ पर ये नियम क्या बताता है भैया, ये बताता है कि जरूरी नहीं कि जिसके पिताजी महान वैज्ञानिक हो, क्या हो, महान वैज्ञानिक हो, तो उसका बच्चा भी महान वैज्ञानिक ही हो या फिर महान वैज्ञानिक ही बने। या फिर कह सकते हैं जिसके पिता की हाइट 7 फीट हो, जरूरी नहीं कि उसके लड़के की भी हाइट बड़ा होकर 7 फीट ही हो। ये नियम के बारे में पूछा गया, तो नियम कौन सा होगा, प्रत्यागमन का नियम होगा। कौन सा नियम होगा भैया, ये प्रत्यागमन का नियम होगा। और ये किसके द्वारा बताया गया है, दिया गया है, तो गाल्टन के द्वारा। और गाल्टन के द्वारा ही ये नियम दिया गया है, और ये परिभाषा कह सकते हैं गाल्टन द्वारा ही बताई गई है कि महान जो वैज्ञानिक है, ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे भी महान वैज्ञानिक बने, है ना। तो ये जो नियम होगा ये कौन सा होगा, प्रत्यागमन का नियम होगा। अनुवांशिकता और विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य, यहाँ पर देखिए असत्य कथन आपको बताना है।
अनुवांशिकता एक स्थिर सामाजिक संरचना है, बिल्कुल है। माता पिता से संतानों में गुणों का सचरण अनुवांशिकता कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है। अनुवांशिकता बच्चे की शारीरिक बनावट में मुख्य भूमिका निभाती है, बिल्कुल मुख्य भूमिका निभाती है। विकास केवल अनुवांशिकता द्वारा तय होता है, वातावरण की कोई भूमिका नहीं होती है। क्या मैंने बताया था, उर्वरत ने क्या बताया था भैया, दोनों का होना बहुत जरूरी है। यदि एक नहीं होगा तो उसका विकास कैसा माना जाएगा, जीरो माना जाएगा। अनुवांशिकता और वातावरण दोनों होना बहुत जरूरी है, और यही असत्य कथन यहाँ पर पूछा गया था। तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब एक जीन कई अलग अलग और असंबद्ध शारीरिक लक्षणों को एक साथ प्रभावित करता है तो अनुवांशिकी में इस विशिष्ट स्थिति को क्या कहा जाता है? जैसे कि उसका रंग है ना, उसके बाल, उसकी मंदता, ये एक उदाहरण दिया मैंने है ना, ये तीनों चीजें एक साथ प्रभावित होती है, तो इसे क्या कहा गया है ये आपको बताना है। बहुजनी वंशागति कहलाता है, प्लीओट्रापी कहलाता है, सह प्रभाविता कहलाता है, या अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। तो जब इन तीनों को प्रभावित करता है, और भी अंग होते हैं शरीर में, यदि उन अंगों को प्रभावित करता है तो उसे कहा जाता है प्लीओट्रापी। क्या कहा जाता है उसे, प्लीओट्रापी कहा जाता है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बालक के व्यक्तित्व विकास में वातावरण के मुख्य प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक आंतरिक वातावरण का हिस्सा है? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वातावरण दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। तो यहाँ पर आंतरिक वातावरण के बारे में पूछा गया है। तो आंतरिक वातावरण में विद्यालय का माहौल, माँ का गर्भाशय और जन्म के पूर्व की स्थितियां, संचार माध्यम या पड़ोसी का व्यवहार। तो यहाँ पर देखिए आंतरिक के बारे में पूछा गया है, तो माँ का गर्भाशय और जन्म पूर्व की जो स्थिति है ये आंतरिक वातावरण के अंतर्गत आएगी। बाह्य के अंतर्गत इसके बाद वाली जो जितनी भी स्थितियां होती हैं वो सारी बाह्य वातावरण के अंतर्गत आएगी, लेकिन आंतरिक वातावरण के अंतर्गत आपका आएगा माँ का गर्भाशय और जन्म पूर्व की स्थितियां, है ना। बी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब यहाँ पर आपको सुमिलित करना है, यानी कि एक तरफ मनोवैज्ञानिक और दूसरी तरफ उनके सिद्धांत के बारे में बताया गया। तो इन चारों के बारे में आपको बता चुका हूं। एक जो बी वाला है डाउन, है ना, इसके बारे में नहीं बताया, बाकी तीनों के बारे में आपको पता है। तो एक एक करके जान लेते हैं। जो आपका उद्वर्त है, इनके द्वारा क्या कहा गया भैया, विकास कैसा है, विकास गुणात्मक है, यानी कि वंशानुगम वातावरण क्या है, गुणात्मक है। दोनों में से एक चीज भी यदि बच्चे में नहीं है तो उसका विकास कैसा होगा, जीरो होगा, है ना। ये किसके द्वारा कहा गया है, ये एक सूत्र दिया गया है इनके द्वारा, तो किसके द्वारा दिया गया है, वुडवर्थ के द्वारा, है ना। तो एक का क्या हो जाएगा आपका, चौथा हो जाएगा। जॉन लैंगडन डाउन ने क्या किया भैया, तो इनके द्वारा जो डाउन सिंड्रोम बताया था ना मैंने आपको, वही जो त्रिसूत्रता का अध्ययन किया, यानी कि 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता का अध्ययन किया है। 21 के बाद में 21वां का जो गुणसूत्र है वो दो होते हैं, दो की जगह कितने हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं। तो 46 गुणसूत्र की जगह कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। और इससे बच्चे में क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। तो बी की जगह क्या लिख लेते हैं, बी यानी कि एक। अब ग्रेगर मेंडल, इसके बारे में सभी को पता भैया, इनके द्वारा आनुवंशिकी के नियम यानी कि मटर पर इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। तो सी का देख लेते हैं हम यहाँ पर 2। और फ्रांसिस गाल्टन, ये सृजन शास्त्र और हेरिडिटरी जीनियस जो बुक है ये इनके द्वारा लिखी गई थी, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा आपका, यानी कि डी का क्या हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा। 4 1 2 3 कहां पर है, 4 1 2 3 आपके पहले वाले विकल्प में है, और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक जुड़वा भाई बहन का जोड़ा, एक लड़का है और एक लड़की है, एक साथ जन्म लेता है और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वे किस प्रकार से जुड़वा है। यहाँ पर वो किस प्रकार से जुड़वा है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प देख लेते पहले, क्या संभुक जुड़वा है, भ्रांत जुड़वा है, सियामीज जुड़वा है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब दो अलग अलग अंडाणु दो अलग अलग शुक्राणु द्वारा निषेचित होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, भ्रांत जुड़वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भ्रांत जुड़वा कहा जाता है। क्यों होता है ऐसा, आपने देखा होगा या फिर आपको पता होगा कि लड़का और लड़की, जो लड़की है इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं, और लड़के में जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स वाई होते हैं। तो ये कभी भी एक गुणसूत्र से जन्म नहीं लेते हैं, दो अलग अलग शुक्राणुओं द्वारा निषेचित होते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, भ्रांत जुड़वा कहा जाता है। क्योंकि एक लड़का और एक लड़की के गुणसूत्र भिन्न होते हैं, वे कभी भी एक ही युग्मज से उत्पन्न नहीं हो सकते, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, है ना। यदि एक भाई और बहन जुड़वा है तो उनके चेहरे और स्वभाव भिन्न होंगे, क्योंकि वे दो अलग अलग बीजों से विकसित हुए हैं। यदि जुड़वा लड़का लड़का होता
लड़का प्लस लड़का, तो आप देखते कि उनका स्वभाव तो अलग होगा लेकिन उनकी शक्ल एक जैसी होगी। लड़की लड़की होगी तो उनकी शक्ल एक जैसी होगी, लेकिन लड़का और लड़की जुड़वा हुए तो उनकी शक्ल और स्वभाव यानी कि चेहरा भी अलग होगा और उनका स्वभाव भी भिन्न होगा, है ना। तो इसे क्या कहा जाता है, भ्रांत जुड़वा कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक वैज्ञानिक और प्रमाणिक है। सबसे अधिक और प्रमाणिक कथन आपको बताना है अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका में। तो क्या है भैया, पहला कथन, पर्यावरण व्यक्ति के जिन्स की मूल संरचना को बदल सकता है। अनुवंशिकता क्षमता की सीमाएं निर्धारित करती है, जबकि पर्यावरण यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति उन सीमाओं तक पहुंच पाएगा या नहीं। एक बच्चे का बुरा व्यवहार हमेशा उसके बुरे वंशानुक्रम का ही परिणाम होता है या फिर जन्म के बाद अनुवंशिकता का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे अधिक वैज्ञानिक और प्रमाणिक क्या है कि अनुवंशिकता क्षमता की सीमा निर्धारित होती है कि बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो कितना है। यदि वो प्रतिभाशाली बच्चा है, जैसे कि मैंने उदाहरण पहले भी दे चुका हूं, यदि वो प्रतिभाशाली बच्चा है और उसको वातावरण अच्छा मिला, जबकि पर्यावरण यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति उस सीमा तक पहुंच पाएगा या नहीं। उसको वातावरण मिला तो वो प्रतिभा अपना दिखाएगा और जो उसको जो बनना है वो बन जाएगा। यानी कि वातावरण तभी काम करेगा जब उसकी अनुवांशिकता होगी, क्षमता होगी। जितनी क्षमता होगी उतना वातावरण उसका काम करेगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा कि अनुवांशिकता क्षमता की सीमाएं निर्धारित करता है, जबकि पर्यावरण यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति उन सीमाओं तक पहुंचेगा या नहीं। सही वातावरण मिल जाएगा तो पहुंच जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं पहुंचेगा, है ना। तो बी वाला विकल्प क्या हो गया आपका, सही हो जाएगा। क्रोमोसोम सिद्धांत का प्रस्ताव सबसे पहले 1900 के प्रारंभ में किन वैज्ञानिकों द्वारा रखा गया था, जिसने यह सिद्ध किया कि जिन गुणसूत्रों पर स्थिर होता है, किस पे होता है, जिन गुणसूत्रों पर स्थिर होता है, वाटसन और क्रिक, सटन और बेवेरी, मेंडल और गाल्टन या फिर चार्ल्स डार्विन। तो ये जो सिद्ध किया है कि जिन गुणसूत्रों पर स्थिर होता है, यह सटन और बेवेरी द्वारा सिद्ध किया है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। सन याद रखिएगा 1900 में, है ना। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि एक बालक की बुद्धि लब्धि 140 है और वह पढ़ाई में अत्यंत मेधावी है, परंतु उसके विद्यालय का वातावरण कैसा है भैया, अत्यंत दूषित है और आपराधिक है। अतः वहां बालक एक शातिर अपराधी बन जाता है। यह उदाहरण विकास के किस पहलू को पुष्ट करता है। जैसे कि मैं पहले भी आपको उदाहरण दे चुका हूं कि भाई जो बालक है वो यहाँ पर देखिए उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, 140 है, यानी कि वो बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, पढ़ाई में अत्यंत मेधावी है। यदि उसको विद्यालय अच्छा मिलता तो अच्छी शिक्षा ग्रहण करता, अच्छी जगह पहुंच जाता, यानी कि वो अपने जो सपने हैं वो पूरे कर लेता। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, विद्यालय कैसा मिला, यानी कि उसका वातावरण कैसा मिला, उसे दूषित मिला, आपराधिक मिला। तो वो वातावरण जैसा मिलेगा वैसा बच्चा ढल जाएगा, तो वो कैसा बना, शातिर अपराधी बन गया। तो ये जो उदाहरण है विकास के किस पहलू को पुष्ट करता है, ये आपको बताना है। वंशानुक्रम वातावरण से अधिक शक्तिशाली है। व्यक्ति का अंतिम व्यवहार आनुवंशिक क्षमता और वातावरणीय दबाव की अंतःक्रिया का परिणाम है। बिल्कुल आपका बी वाला विकल्प ही सही है कि व्यक्ति का जो अंतिम व्यवहार आनुवंशिकता है वो क्षमता और वातावरण दबाव की अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित और पोषित किया जा सकता है। खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, घर का शांत कमरा या फिर सभागृह। तो यहाँ पर देखिए संज्ञानात्मक विकास के बारे में पूछा गया है, तो विद्यालय के साथ साथ कक्षा पर्यावरण, है ना, ये सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित और पोषित किया जा सकता है इससे, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण से। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आनुवंशिक संरचना जो एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिलती है, इसे जीनोटाइप कहा जाता है। जो बच्चे के जो लक्षण बाहरी रूप से स्पष्ट दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। यहाँ पर देखिए सीधा सीधा पूछा गया है जो आनुवंशिकता है, यानी कि बच्चे के भीतर एक उदाहरण देकर मैं समझाता हूं कि एक बच्चा कितने फीट का, भैया 6 फीट का है। कितने फीट का, 6 फीट का। क्यों है, क्या कारण है, मतलब उसके जो गुण के कारण है। तो ये जो गुण है इसे कहा जाता है जीनोटाइप, यानी कि आनुवंशिकता संरचना जो एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिलती है, जो अंदर है बच्चे के। क्यों है भैया 6 फीट का, इसका कारण क्या है, क्या गुण है, ये जो दर्शाता है इसे क्या कहा जाता है, जीनोटाइप कहा जाता है। लेकिन बाहरी रूप कि 6 फीट का हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो बच्चा है, ये जो बालक 6 फीट का है, इसे क्या कहा जाता है, ये सीधा सीधा आपको बताना है ना। इसे कैरियोटाइप कहा जाता है, फिनोटाइप कहा जाता है, ऑटोसोम कहा जाता है या फिर एलील कहा जाता है। तो भीतरी जो आनुवंशिकता है उसे जीनोटाइप कहा जाता है
और जो बाहरी आनुवंशिकता के बारे में यहाँ पर बताया गया है उसे फिनोटाइप कहा जाता है। ठीक, 6 फीट का सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा, फिनोटाइप कहा जाता है। क्यों है, क्या कारण है, क्या गुण है इसमें जो भाई 6 फीट का है, यानी कि आंतरिक अनुवांशिकता की यहाँ पर बात की जा रही है तो उसे क्या कहा जाता है, जीनोटाइप कहा जाता है, ये समझिएगा, है ना। आंतरिक यानी जीनोटाइप, बाहरी यानी कि फिनोटाइप। ठीक, बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जिन के संदर्भ में सत्य, यहाँ पर देखिए जिन के संदर्भ में जो कथन सत्य है उसके बारे में आपको बताना है कि जिन केवल माता से प्राप्त होता है, ऐसा होता है क्या, दोनों की जरूरत होती है, माता और पिता दोनों की। जिन अनुवंशिकता से सबसे मूलभूत और छोटी इकाई है, बिल्कुल है। जो गुणसूत्रों पर स्थित है, बिल्कुल गुणसूत्रों पर स्थित है, यानी कि बी वाला ही विकल्प क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि सत्य कथन पूछा था और बी वाला विकल्प आपका सत्य है। आगे देखेंगे, फिर यहाँ पर अभिकथन और कारण पूछ लिया गया है भैया कि एक ही माता पिता की 2 संतानों का विकास और स्वभाव एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न हो सकता है। क्या कारण है भैया, क्योंकि विकास केवल वातावरण पर निर्भर करता है, वंशानुक्रम पर नहीं। तो यहाँ पर पहले अभिकथन को देख लेते हैं कि भाई एक ही माता पिता की 2 संतानें, यहाँ पर बात की जाए जुड़वा की, उसका विकास और स्वभाव एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। यदि हम इनके चेहरे की बात करें, यदि लड़का लड़का हुआ या फिर लड़की लड़की हुई, चेहरे आपको एक जैसे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उनका विकास और स्वभाव दोनों अलग अलग होगा, यानी कि उनके सीखने की क्षमता, उनके व्यवहार की क्षमता, उनका विकास यदि होगा, वो स्वभाव, ये सब अलग आपको देखने को मिलेगा। यदि कोई बच्चा है जुड़वा है, एक बच्चा देखकर सीख लेता है, एक बच्चा लिखकर सीख लेता है, यानी कि उनका स्वभाव और विकास क्या होगा, पूर्णतः अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। एक जैसा विकास, एक जैसा स्वभाव 2 अलग अलग बच्चों में नहीं हो सकते, ये याद रखिएगा। तो अभिकथन आपका बिल्कुल सही है। क्या कारण ये सही है, क्या कि विकास केवल वातावरण पर निर्भर करता है, वंशानुक्रम पर नहीं। बिल्कुल वातावरण पर भी करता है और वंशानुक्रम पर भी करता है, दोनों एक दूसरे के पूरक। जैसे कि मैंने बताया था वुडवर्थ द्वारा क्या कहा गया है कि वातावरण और वंशानुक्रम दोनों ही गुणात्मक है, यदि दोनों में से एक नहीं होगा तो उसका विकास कैसा हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ कि वंशानुक्रम पर नहीं, तो यहाँ पर कारण क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, यानी कि अभिकथन ए सही है और कारण जो आर है वो गलत है। तो यहाँ पर कहां पर है सही आंसर आपका, तीसरे वाले में, ए सही है लेकिन आर गलत है, तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। थॉमसन का यह कथन बाल विकास के किस कारण की प्रमुखता को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए एक बच्चा है, एक बालक, पहले समझा देता हूं फिर हम आंसर पर चलते हैं। उसका जो वंशानुक्रम है, या कह सकते हैं कि उसका जो आईक्यू लेवल है वो बहुत कम है, 40 ले लो, 50 ले लो, 60 ले लो, 70 ले लो, यहां तक है। तो ये जो उसका आईक्यू है या जो उसकी बुद्धि लब्धि है या फिर उनका जो वंशानुक्रम है वो इतना नहीं है कि उसको जो सिखाएंगे वो सीख जाएगा, या कह सकते हैं कि बच्चा मंद बुद्धि है। यहाँ पर बच्चा क्या है भैया, मंद बुद्धि है। तो इसको आप कितना भी सिखाओ, ज्यादा की बात बता रहा हूं, जितना उसके पास बुद्धि है उतना ही सीखेगा, वो ज्यादा सिखाएगा तो वो नहीं सीखेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि आईक्यू लेवल इतना नहीं है कि वो सब कुछ सीख सकता है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, जितना उसका आईक्यू है, जितना उसका वंशानुक्रम है, या वो मंद बुद्धि है तो उतना ही सीखेगा। यदि वो प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसे कुछ भी सिखा सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। यदि मंद बुद्धि है तो उसका कुछ ही विकास कर सकते हैं, आप बहुत अधिक उसे नहीं सिखा सकते। तो थॉमसन का यहाँ कथन बाल विकास के किस कारण कारक की प्रमुखता को दर्शाता है, तो ये वंशानुक्रम की सीमाओं की, भाई उनका वंशानुक्रम की जो सीमा है वो कितनी है, उसकी सीखने की क्षमता कितनी है, उतना ही वो सीखेगा, है ना। सरल शब्दों में हम कहें तो पहला वाला विकल्प ही क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने बताया था टोटल 30 प्रश्न आपको देखने को मिले। तो अंतिम प्रश्न है आपका कि सुजनन शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या था, जिसे फ्रांसिस गाल्टन ने प्रस्तावित किया था। जैसे कि अभी हमने देखा था कि सुजनन शास्त्र का पिता किसे कहा गया है, तो फ्रांसिस गाल्टन को कहा गया है, या फिर फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है। अब इसका मुख्य उद्देश्य आपको बताना है, केवल पौधों में अनुवांशिक सुधार करना, मानव आबादी में अनुवांशिकी रूप से श्रेष्ठ गुणों जिनके सेट की बात यहाँ पर की जा रही है के संचरण को प्रोत्साहित कर मानव नस्ल में गुणात्मक सुधार करना, समाज से सभी प्रकार के विद्यालयों को समाप्त कर देना, बालकों को उनके प्राकृतिक वातावरण से दूर रखना। तो यहाँ पर सुजन शास्त्र का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर बताना है, मुख्य उद्देश्य है कि मानव आबादी में अनुवंशिकी रूप से श्रेष्ठ गुण जिनके सेट होते हैं उनके संचरण को प्रोत्साहित कर मानव नस्ल में गुणात्मक सुधार करना। तो बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा।
तो ये रहे आपके 30 प्रश्न। यदि आपको ऐसे ही यदि और वीडियो चाहिए, यदि आपको ये पसंद आते हैं, तो सबसे पहले वीडियो को शेयर करना है। जो यूपीटीए की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके, क्योंकि देखने से ही पता चलता है कि भाई कितने व्यू आए हैं, बच्चे ने लाइक किया नहीं किया है, कमेंट किया नहीं किया है। इससे ही हमें पता चलता है कि आपको कितना पसंद वीडियो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। इससे हमें प्रोत्साहन भी मिलता है कि हाँ यार, बच्चों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, हमें और भी वीडियो बनाना चाहिए। तो ये आपके ऊपर है, लाइक के ऊपर है, कमेंट्स के ऊपर है, शेयर करने के ऊपर है ना। तो ये कौन कर सकता है? आप कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया है, तीनों चीजें जरूर करना है। आई होप आपको ये पसंद आया हुआ। तो जल्द ही दोस्तों एक नए अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।